क्या जूडाइज्म या यहूदियत और जो ज़ायनिज़्म है या सहूनियत, क्या ये एक ही चीज़ है? अगर ये हाँ एक ही चीज़ है तो फिर दुनिया में जितने भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं या जो मजहबी तौर पे यहूदी हैं वो ज़ायनिज़्म की मुखालफत क्यों करते हैं? और अगर ये एक नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया इसको एक ही चीज़ समझती है? और आखिर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वो कौन से पुरअसरार किस्म के 10 यहूदी ट्राइब्स हैं जो कि तारीख में कहीं गुम हो गए हैं। वेलकम टू द गिलानी डॉक्ट्रिन। आई एम डॉक्टर ज़ुहैब गिलानी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किस्म की जो डिबेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जूडाइज़म और जो ज़ायनिज़्म है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। और बहुत से लोग इसको एक ही चीज़ समझते हैं, हालांकि जो जूडाइज़म है या यहूदियत है ये हज़ारों साल पुराना एक मज़हब है, एक रिलीजन है, जबकि जो ज़ायनिज़्म है ये एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके बीच में बहुत से स्कॉलर्स जो मेन थिन लाइन है, जो डिफरेंस है, उसको मिस कर देते हैं। और इस थिन लाइन को या इस डिफरेंस को समझे बगैर हम मिडिल ईस्ट के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी चाहे वो रिलीजियस है चाहे वो कोई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकेंगे। तो बेसिकली ये कहानी शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत इसहाक और हज़रत इसहाक के बेटे हैं हज़रत याकूब, और हज़रत याकूब से ही उनका जो लक़ब है जिसे इज़राइल कहते हैं। और जो बनी इसराइल है, हज़रत याकूब के 12 बेटे थे और इन 12 बेटों को ही जो उनके 12 ट्राइब्स बनते हैं और इन 12 ट्राइब को बनी इसराइल कहा जाता है। तो जो इज़राइल है वो बेसिकली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अहले औलाद है, जो कि बाद में एज ए स्टेट जो हम इज़राइल की भी बात करते हैं वो इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं सब के सब। तो ये 12 कबीले हैं कौन कौन से, इनके क्विकली मैं आपको नाम बताऊंगा। एक तो शमून है, रोबन है, यहूदा है, दान है, जाद हैं, आशिर हैं, अशकार हैं, ज़बूलून हैं, हज़रत यूसुफ हैं, बिन्यामीन हैं और लावी हैं। ये इनके 12 बेटे थे और ये 12 बेटों से ही इनके 12 जो बनी इसराइल के 12 ट्राइब्स हैं वो इन्हीं से मंसूब हैं। तो इनमें जो लावी कबीला है उसमें जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं और रिलीजियस स्कॉलर रहे हैं वो इसी कबीला लावी में से मरूब हैं। और उसके अलावा जो दूसरा कबीला था यहूदा, वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मिलिटरली ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और जो लफ्ज़ है ज्यू या यहूदी वो बेसिकली यहूदा या उनकी औलाद में से ही है। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो बनी इसराइल के 12 कबीले हैं ये सारे के सारे इसराइल से यही बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में जो बनियामीन है और जो यहूदा है इस ट्राइब के लोगों ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहे ये रीजन में। और असल में और जो आजकल के जो यहूदी हैं वो इन्हीं की औलाद में से कहलाते हैं। हज़रत सुलेमान के बाद जो बनी इसराइल का जो एम्पायर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक साउदर्न एम्पायर है और एक नॉर्दर्न एम्पायर है। अब जो साउदर्न एम्पायर है उसको हेड करते हैं 2 ट्राइब्स जिनमें यहूदा है और बिन्यामीन है, और जो नॉर्दर्न एम्पायर है उसको जो 10 बाकी के ट्राइब्स हैं वो इसको हेड करते हैं। अब ये एक सिर्फ पॉलिटिकल डिवाइड नहीं था बल्कि इकोनॉमिकली भी, कबायली तौर पे भी, और उसके साथ साथ एक पावर स्ट्रगल भी थी इनके बीच में। और जो यरूशलेम है ये साउदर्न जो पार्ट है इसराइल का उसका ये ना सिर्फ कैपिटल बना, जबकि जो शिमाली इनकी रियासत है उन्होंने अलग अपनी ऑटोनॉमी कायम की। और असल में जो यहूदियत की या जूडाइज्म की जो बर्बादी है वो यहीं से स्टार्ट हुई। 772 कबल मसीह की अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या हुआ कि एक न्यू असीरियन एम्पायर है जिन्होंने जो शिमाली एम्पायर है इसराइल का, उनको ना सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया बल्कि उसके ऊपर कब्जा भी किया और जितने भी यहूदी थे उनको यहाँ से निकाला और वो माइग्रेट कर गए और यहाँ से लाखों लोगों को जला वतन किया गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जो 10 कबाइल थे इसराइल के, इनको कहा जाता है द 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ जूडाइज्म। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये लोग जाके, कुछ लोग ईरान में बस गए हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए, कश्मीर चले गए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में गए, यूरोप में गए, इथोपिया की तरफ चले गए। लेकिन कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं जो पश्तून ट्राइब्स हैं उनके साथ भी, कि उनके साथ भी मर्ज हुए, लेकिन हिस्टोरिकली इसका कोई एविडेंस या कोई क्रेडिबल सोर्स हमें नहीं मिलता। तो इस बारे में ये कहना ये एक कमजोर रवायात है। लेकिन जो बहुत सारे हिस्टोरियंस
हैं जिनका इस चीज के ऊपर इत्तेफाक है कि ये बहुत सारी जो यहूदी यहाँ से जिला वतन हुए ये रीजन छोड़ के मिडिल ईस्ट का, तो वो बाकी कौमों के साथ वो मर्ज हो गए। और जो जनूबी एम्पायर है इसराइल का, जहाँ पे यहूदा और बिन्यामीन का ट्राइब ताकत में था, हुकूमत में था, इन्होंने कुछ अर्सा तक तो अपनी हुकूमत को कायम रखा, लेकिन उसके बाद बेबीलोनियन एम्पायर है, उन्होंने ना सिर्फ इनके ऊपर अटैक किया बल्कि उन्होंने इनको शिकस्त दी, इसके ऊपर कब्जा किया, और जो हैकल सुलेमानी है या जो हज़रत सुलेमान का जो तख्त है सिर्फ उसको ही तबाह नहीं किया बल्कि जितने भी यहूदी थे उनको यहाँ से जला वतन भी किया, यहाँ से निकाल दिया। ये वो टाइम था जब यहूदी जो आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली चेंज होगी, क्योंकि उनके पास ना तो अब कोई लैंड था, ना टेरिटरी थी, ना उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर थी, और ना ही उनके पास कोई पावरफुल मिलिट्री या स्टैंडिंग आर्मी थी। तो उन्होंने इस सारी सिचुएशन में क्या किया कि उन्होंने अपना जो सारा पॉइंट ऑफ फोकस है वो तौरात को बनाया, तौरा को अपना सेंटर बनाया और अपने मजहब की तरफ उन्होंने एक वापसी की। तो तौरात है यहाँ पे वो सिर्फ एक रिलीजन नहीं रह गया बल्कि उनका एक अकीदा बन गया, एक आइडेंटिटी उनकी बनी, और ये एक उनकी एक हिस्टोरिकल एक मेमोरी का पार्ट बन गया। और उन्होंने तौरात की जो भी टीचिंग्स थी और जो भी तालीमात थी उसके ऊपर अमल करना शुरू किया। तो अब बात करते हैं कि जूडाइज्म एक्चुअली है क्या। देखें, जूडाइज्म एक अब्राहमिक रिलीजन है, एक डिवाइन रिलीजन है, जिसकी जो बेसिक टीचिंग है वो यही है कि एक अल्लाह की ज़ात है, जितने भी अंबिया हैं उनके ऊपर ईमान लेकर आना, और जो दुनिया में जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उसके ऊपर अमल करना। और ये जूडाइज्म जो है ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से बहुत पहले का रिलीजन है। और जितने भी यहूदी हैं ये सदियों से, ये आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, ईरान में हैं, यूरोप के अंदर हैं, सेंट्रल एशिया में रहते हैं, और कभी तो ये बड़े पीसफुल रहे हैं, और सम टाइम ऐसे भी हुआ है कि इनके साथ बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हुई है, बहुत ज्यादा इनके साथ जुल्म सितम भी हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो अब कहानी शुरू होती है, हम जंप करते हैं 19th सेंचुरी में, जहां पर एक रेन ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट होता है और यूरोप की बाकी कंट्रीज के अंदर एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, और एक कौम परस्ती के बारे में सारी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट तेजी से फैल रहा था। और इसी दौरान यूरोप के अंदर ज्यूज के साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ ए हेट्रेड बढ़ रही थी, जिसको हम देख सकते हैं कि जर्मनी के अंदर यहूदियों का बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ। उसके अलावा भी यूरोप की काफी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में ऐसे हुआ कि यहूदियों के साथ जो एक फर्स्ट सिटीजन स्टेटस उनको नहीं दिया जाता था और उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता था। और यहीं से एक नई सोच उभरती है ज़ायनिज़्म की। अब वो ज़ायनिज़्म क्या है? बेसिकली ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं इनका ताल्लुक बेसिकली किसी रिलीजियस ग्रुप से नहीं है, बल्कि ये क्या कहते हैं, इनका कॉन्सेप्ट, ज़ायनिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी रिलीजियस लोग हैं इनके पास अपना सेपरेट होमलैंड है, तो इसी तरह यहूदियों के पास भी एक अलग रियासत होनी चाहिए। और इस तहरीक या इस मूवमेंट के जो सबसे बड़े इनके फाउंडर हैं वो थियोडोर हर्ज हैं, और उन्होंने ये कहा था कि यहूदियों की हिफाजत के लिए एक ही चीज मुमकिन है कि उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। तो जो अभी का मॉडर्न इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी से है, जो कि एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका रिलीजियस कॉन्सेप्ट या रिलीजियस आइडियोलॉजी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जूडाइज्म एक्चुअली है क्या? देखें, जूडाइज्म बेसिकली एक रिलीजन है, एक सिविलाइजेशन है और एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ज़ायनिज्म को देखें तो ज़ायनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और हर वो बंदा जो कि एक यहूदी स्टेट के क़याम को सपोर्ट करता है वो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्कॉलर इसको एक ही चीज समझते हैं। बेसिकली इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है। तो एक इसको सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि एक कोई भी शख्स जो यहूदी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ज़ायनिस्ट भी हो, लेकिन जो भी ज़ायनिस्ट होगा जरूरी नहीं है कि वो एक मजहबी तौर पर एक यहूदी भी हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है जो कि बहुत से लोग इसको या बहुत से स्कॉलर्स इसको मिस करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो ज़ायनिज़्म है वो इसके सख्त मुखालिफ है, और उसकी वजह ये है कि वो तौरात से और बाइबल से ये रेफरेंस देते हैं कि जो इजरायली रियासत का जो या यहूदी रियासत का जो कॉन्सेप्ट है उनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, वो अल्लाह का हुक्म है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उसके बाद ही एक यहूदी रियासत कायम होगी। तो जो
मॉडर्न इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है या ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इसका रिलीजन से या जुडाइज्म से या यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कहते हैं कि ये जो ग्रेटर इसराइल है या ये जो ज़ायनिस्ट कॉन्सेप्ट है ये यहूदियत के बिल्कुल ही खिलाफ है। और आज भी जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो बड़े ओपनली ज़ायनिज्म की मुखालफत करते हुए हमें नजर आते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम देखें, जो वर्ल्ड के अंदर एक डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यूरोप की जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं वो छोटी छोटी स्टेट्स में तकसीम होना शुरू हुए, तो उस वक्त हॉलोकॉस्ट जर्मनी की तरफ से हो चुका हुआ था यूरोप में और बहुत सारे यहूदियों को कत्ल किया जा चुका था। तो इस सूरत में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ यहूदियों को हेल्प किया बल्कि एक स्टोलन लैंड के ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर उन्होंने एक आर्टिफिशियली एक कंट्री, एक यहूदी स्टेट का कयाम बनाया 1948 में। और इसकी वजह से दो नैरेटिव्स पैदा हुए। पहला तो ये कि बहुत से यहूदी जो हैं वो दुनिया के जो डिफरेंट एरियाज में जो स्कैटर्ड फॉर्म में थे, यूरोप में थे, अमेरिका में थे, सेंट्रल एशियन कंट्री से, वो लोग वापस आए इजराइल की तरफ। और उसका जो दूसरा नैरेटिव वो पैदा हुआ वो ये कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस हैं जिनको उनके लैंड से हटाया गया और उनको यहाँ से बेदखल किया गया, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बिटवीन इस्लाम एंड जुडाइज्म। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक मिडिल ईस्ट के अंदर इंटैक्ट है। और जो रिसेंटली अभी हम ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर देख रहे हैं, जिसके अंदर इजराइल गजा पे कभी अटैक करता है, कभी लेबनान पे अटैक करता है, कभी वो सीरिया पे अटैक करता है, तो ये सब उसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो आपके ख्याल में ये असल जो जंग है या ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये किस चीज के बीच में है? ये रिलीजन के बीच में है, ये नेशंस के बीच में है, ये किसी सिविलाइजेशन के बीच में है, ये किसी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के बीच में है, या ये किसी टेरिटरी के ऊपर है, या ये भी तो हो सकता है कि इन सब चीजों के ऊपर हो। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी जंगें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती, बहुत से नैरेटिव्स भी बनाए जाते हैं। और हर फरीक को, हर प्लेयर को ये समझना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को। तो आपको तारीख के इन रेफरेंसेस को समझे बगैर आप ये कॉन्फ्लिक्ट और इनकी नेचर को और जो मिडिल ईस्ट का डायनेमिक्स है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो अगली बार अगर कोई ये कहे कि जुडाइज्म और ज़ायनिज्म एक ही चीज है, तो आप उनसे ये जरूर पूछिएगा कि आप 3000 साल पुराने एक मजहब की बात कर रहे हैं या अभी आप एक रिसेंटली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो शायद सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन है जो कि वो आपका दूर हो जाएगा। तो ये था द गिलानी डॉक्ट्रिन, और यहाँ पर हम पॉलिटिक्स को, गेम थ्योरी को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, सिविलाइजेशन, पावर पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसके ऊपर लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और कमेंट में ये बात जरूर बताएं कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मजहबी है या ये पॉलिटिकल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।